हेलो फ्रेंड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और इसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। आरएएस मेंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सफिशियंट है। मैं हर एक महीने की आपको सारी करंट अफेयर्स करा दूंगा। इससे पहले मैंने आरएएस प्री के लिए यूट्यूब पर आपको कराया था, मैंने करंट अफेयर्स एग्ज़ाम से पहले। और आप बहुत सारे बच्चे जो मुझे दोबारा कमेंट कर रहे हैं वो सबको पता है कि वहाँ पर 26 क्वेश्चंस करीब आए थे अपने प्री एग्ज़ाम में, और उसमें 21 क्वेश्चन अपनी उस सीरीज़ से थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और मैंने जो मेरे चैनल पे, अपने चैनल पे जो जुड़े हुए हैं सभी आप लोग, तो उनको बोला था कि भाई इसको करके जाओ अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया है, और उन्होंने लास्ट में किया और उनको करीब 15 से 20 नंबर का फ़ायदा हुआ और उनका प्री क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर भी मैं हर एक महीने की सिर्फ वो करंट अफेयर्स ले रहा हूँ जो आपके आरएस मेंस में काम आ सकती है, क्योंकि आरएस मेंस में इतना बड़ा पोर्शन नहीं आता। सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो अपना जो इकोनॉमी वाला पार्ट है इसमें मुख्यतः यहाँ पे पूछा जाता है करंट अफेयर्स। एक अपना जो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाता है, जैसे ये विदेश नीति हो गया, आईआर वाला जो सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, वहाँ पर ज़रूर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसके अलावा खेल और योग में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जैसे अभी वर्तमान में जो भारतीय खिलाड़ियों की जैसे ओलंपिक है, एशियन खेल है, इसमें क्या क्या भूमिका है, या फिर कुछ नया अपडेट हुआ हो, राष्ट्रीय राजस्थान स्तर के कोई खेल पुरस्कार दिए गए हों, या भारत के कोई विख्यात खेल व्यक्तित्व हों जो अभी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो वो चीज़ें अपनी लेटेस्ट करंट अफेयर से पूछ ली जाती हैं। तो जितना भी है अब सिर्फ अपन कंसाइज पढ़ें, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ें। मैंने ये लगा लो कि जिस जहाँ से मैंने ये बनाया है वहाँ पर 100 पेज का जो करंट अफेयर्स देखा, वहाँ पे मैंने सिर्फ 10 पेज का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, और वो भी शॉर्ट में है। तो इसको कर लीजिए, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो देखो, ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है ये कहाँ से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में जो भारत के जो संबंध हैं, जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व में जो भू राजनीतिक रणनीतिक मुद्दे हैं उनका भारत पर प्रभाव है। साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इससे जो संबंध है अपने, वहाँ से कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है, क्योंकि ये भारत ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड देश में शामिल है, और वो चीन के लिए उसको बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह में शामिल है अपने यहाँ पर, और इस वजह से वो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार पूछा भी जा सकता है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, तो वहाँ पर भारत और जो अमेरिका है उसके साथ जो 2+2 कर रहे हैं, साथ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 2+2 कर रहे हैं उसका अपन हवाला वहाँ पर दे सकते हैं, तो इससे अपना आंसर और मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो पूछा जा सकता है भारत और अमेरिका का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता लेकिन अगर वो यहाँ पर सिर्फ इतना सा पूछ ले तो आप भारत और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप लिखते हो तो उसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट वहाँ पर पड़ता है। और अगर क्वाड का जो एक क्वेश्चन अपने क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आया है आरएस 2021 मेंस में, तो जो वो क्वेश्चन जो आया वहाँ पर अगर आप भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का भी आप हवाला देते हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से पहली बात तो, और दूसरी बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या क्या यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या क्या इनके साथ में समझौते हो रहे हैं, क्या क्या उनके संबंध अपने आप में मजबूत हो रहे हैं, वो सारा आप यहाँ पर दे सकते हो। तो आइए बात करते हैं। तो नई दिल्ली में ये हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, सेकंड वाला वर्जन था, सेकंड संस्करण था इसका, और यहाँ पर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पर भाग लेते हैं। इसको इस वजह से बोलते हैं 2+2, मतलब भारत के जो हैं एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये यहाँ पर भाग लेते हैं, और दूसरे देश के साथ हम अपन करते हैं वहाँ पर भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री उसके भाग लेते हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो मंत्री यहाँ पर भाग लेते हैं, मंत्री लेवल की वार्ता है ये, और 2+2 मतलब 2 मंत्री अपने देश के होंगे, 2 मंत्री दूसरे देश के होंगे। मुख्यतः यहाँ पर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट आप लिख के आ सकते हो। एक तो सूचना का आदान प्रदान करने का इनका उद्देश्य रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं। साथ में जो इंडो पैसिफिक हिंद महासागर जो मेरीटाइम डोमेन है उसकी अवेयरनेस यहाँ पर फैलाना इनका उद्देश्य है। हाइड्रोग्राफी सहयोग यहाँ पर करना है। अंडर वाटर जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट इन्होंने डिस्कस किए हैं। साथ में हवा से हवा में जो ईंधन भरने का जो कार्य है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने का इनका समझौता हुआ है, इस विषय में भी इन्होंने चर्चा करी है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। अपन बात करते हैं भारत और भूटान। अब ये बात करोगे भाई भारत और भूटान कहाँ से लिया गया है, तो ये सीधा सीधा ये है कि भाई पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध क्या हैं। तो आप यहाँ पर जाके इसके नोट्स ऐड कर सकते हो, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। तो भारत और भूटान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर भूटान जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल, इनकी नवंबर 2023 में भारत में यात्रा हुई है, और यहाँ पर संबंध मजबूत करने से संबंधित यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, सहमति बनी है इनके बीच में।
तो सबसे पहली बात करते हैं भाई, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्ग का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। भाई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित नए मार्ग यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो गेलेफू भूटान से कोकरापार असम के बीच 58 किलोमीटर रेल मार्ग का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि भाई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और इसके नए मार्ग यहाँ पर डेवलप किए जाएं गेलेफू भूटान से कोकराझार असम के बीच में। ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिस्कस किया गया भाई समझ से भूटान जो है उससे जो चाय बागान है पश्चिम बंगाल के वहाँ तक एक रेल लिंक बनाया जाना है, इसकी परियोजना यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो दूसरा इस पर निर्णय यहाँ पर हुआ है। तीसरा निर्णय हुआ है हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी व्यापार मार्ग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है भारत और भूटान के बीच में। साथ में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें भारत का जो समर्थन है उसको बढ़ाने की प्रतिबद्धता, मतलब भारत यहाँ पर इसको भूटान को सहयोग दे रहा है, उसको बढ़ाया जाए, उस सहयोग को बढ़ाया जाए 13वीं पंचवर्षीय योजना में, उसकी यहाँ पर प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत और भूटान के बारे में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारा लिख के आ सकते हो कि क्या क्या अभी डेवलपमेंट यहाँ पर भारत और भूटान के संबंधों में चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई भारत और थाईलैंड के बारे में। तो ये मैंने वैसे लिख दिया, अगर थाईलैंड के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐड कर सकते हो। भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिल गई है। मतलब थाईलैंड ने यहाँ पर बोला है कि भाई भारतीय अगर जो आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आ सकते हो घूमने के लिए, ताकि हमारा पर्यटन में वृद्धि हो, संबंधों में मजबूती हो। तो 30 दिन तक बिना वीज़ा के यहाँ पर रह सकते हैं भारतीय थाईलैंड में। तो ये अगली अपडेट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता भी यहाँ पर हुई है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और अमेरिका तो आपके संबंध यहाँ पर लिखे हुए ही हैं क्वेश्चन में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में भारत के संबंध क्या हैं। तो ये 2+2 जब वार्ता हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में आप ऐड करके आ सकते हो। तो ये कौन सी में, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में ये 2+2 वार्ता हुई है, 5वीं हुई है। और यहाँ पर मैंने फिर से बताया रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें रक्षा सचिव वहाँ के थे अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, और वहाँ के विदेश मंत्री थे एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये भारत अमेरिका के 2+2 वार्ता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर बातचीत क्या हुई है? बातचीत हुई है भाई द्विपक्षीय संबंधों से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये इसके बार बार क्वेश्चन आ रहे इसमें आया हुआ है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर चर्चा हुई है। इजराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। और चीन से रिलेटेड, जो चीन का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। और यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन का मुद्दा है उस पर भी यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता यहाँ पर हुई है। तो अगर भारत और अमेरिका के संबंध आप करके लिख के आते हो, अगर वो क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन आ जाता है तो आप थोड़ा सा हवाला 2-3 पॉइंट 1-2 लाइन में आप भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का दे सकते हो। और अगर आपका ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है अलग से, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता जो अभी हुई है उसके बारे में आप लिखिए, तो आप ये सारा कुछ यहाँ पर लिख के आ सकते हो। तो ये अपन ने डिस्कस किया भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता। आपको ये वीडियो कैसी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, इस बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं इसकी मुझे पता चल सके, मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और यूएई। तो वही वाली बात है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध, साथ में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक संबंध या रणनीतिक मुद्दे क्या रहे हैं और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर अपन इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। भारत और यूएई के बीच में क्या संबंध है? तो शैक्षणिक संस्थानों में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हुआ, एक एमओयू हुआ है। बस इतना ही आप यहाँ पर लिख के आ जाइए, इतना सा ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी भारत और यूएई के संबंधों में। इस बार नवंबर 2023 में ये इंपॉर्टेंट हुआ है कि शैक्षणिक संस्थानों में सहयोग बढ़ाने हेतु यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वही भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध क्या है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है नवंबर में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और वहां पर जो शेख हसीना जी हैं प्रधानमंत्री, उनके बीच में ये दोनों ने मिलकर ये परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये परियोजना कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक। अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक परियोजना एक तो। दूसरी परियोजना है खुलना मोंगला बंदरगाह है रेल लाइन परियोजना, दूसरी परियोजना ये है। और तीसरी परियोजना है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट है,
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये 3 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है भारत और बांग्लादेश में। तो अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध पूछे जाते हैं तो आप ये तीनों चीज़ों को लिख के आओगे जो नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिली ISA का। ISA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका चिली 95 देश बना है, 95th देश बना है, 95वां देश सदस्य देश बना है। और ये नई दिल्ली में जो हुआ है, वहाँ पर नई दिल्ली में ये इसने चिली यहाँ पर ISA का 95 देश यहाँ पर बना है। अब ISA क्या है? ISA के बारे में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को COP21, जो COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ था, वहाँ पर ISA का गठन हुआ है, वहाँ पे ISA शुरू किया गया है और भारत और फ्रांस के सहयोग के द्वारा 30 नवंबर 2015 को COP21 जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, वहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी और चिली इसका 95वां सदस्य देश बना है। अब बात करते हैं भारत और यूरोपीय संघ के ये मैंने यहाँ पे देखो ये आपका लिखा हुआ है यूरोपीय संघ के साथ में भारत के संबंध। तो यूरोपीय संघ के साथ में भारत के संबंधों की अगर अपन बात करें तो देखो अभी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में नवंबर 2023 में एक समझौता हुआ है और यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हेतु MOU यहाँ पर फाइनल हुआ है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर अनुसंधान बढ़ाया जाए, उसमें नवाचार बढ़ाया जाए, उसमें विकास किया जाए, उसमें आपस में साझेदारी की जाए। ये इनके बीच में आपस में MOU हुआ है। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा भारत और जो यूरोपीय संघ है उसको सेमीकंडक्टर की आपूर्ति होगी, साथ में यहाँ पर जो नवाचार है, जो न्यू डेवलपमेंट है, उसमें आपस में सहयोग मिलेगा। तो भारत और यूरोपीय संघ के बारे में जो कुछ नया पॉइंट यहाँ पर निकल के आए हैं वो नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स में ये है। ठीक है, तो अपन ने अभी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर अपन बात करते हैं नवंबर 2023 करंट अफेयर्स के लिए, तो बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है PMPVTG मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार नया मिशन लॉन्च हुआ है PMPVTG मिशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है PM पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भाई देखो अपनी अंग्रेजी तो ऐसी है तो थोड़ा सा इसको सहन कर लेना। तो इसको अपन ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये है। अपन बात करते हैं भाई इसका हिंदी में अनुवाद है प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। तो विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है और लॉन्च कहाँ से हुआ है? खूंटी झारखंड से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो PVTG जो परिवार, PVTG परिवार कौन से? विशेष कमजोर जनजातीय जो समूह परिवार हैं ये वाले, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए, साथ में उनको PMJAY जन आरोग्य योजना, सिकल सेल रोग उन्मूलन मिशन, TB उन्मूलन मिशन, PM जनधन योजना, इनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है PMPVTG मिशन। तो PMPVTG मिशन का फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मैं अंग्रेजी बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए भाई मेरी अंग्रेजी गड़बड़ है मामला। तो ये बात हो गई प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। विशेष कमजोर जनजाति समूह के विकास के लिए लॉन्च किया गया है खूंटी झारखंड से। PVTG परिवार जो हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए, साथ में जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए भाई वहाँ पर इनको लाभ मिल रहा है या नहीं, तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM जनमन कार्यक्रम। PM जनमन भी लॉन्च किया गया है। तो PM जनमन क्या है? PM जन का मतलब जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका फुल फॉर्म है जनमन का जनजाति से J लिया गया है, आदिवासी से A लिया गया है, न्याय से N लिया गया है, महाअभियान M लिया गया है, अभियान से A और N लिया गया है। तो PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको बोला गया है PM जनमन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से होगा जो सरकार है वो आदिवासी जो समूह है और आदिम जो जनजातियां हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेगी PM जनमन कार्यक्रम के तहत। इस पर कितना खर्च होगा? 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होगा और अपने पूरे भारत देश में 75 ऐसे आदिवासी समुदाय या आदिम जनजातियों की पहचान की गई है जहाँ पर जो PM जनमन कार्यक्रम के तहत सरकार यहाँ पर पहुँचेगी 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों तक।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई यूनेस्को। तो जो यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ से भी थोड़ा सा जुड़ जाता है ये। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के कोझिकोड और ग्वालियर शामिल हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अलग से करंट अफेयर्स है, वो आप देख सकते हो, कोझिकोड और ग्वालियर। तो ये मैंने पीएम जनमन कार्यक्रम और पीएम पीवीटीजी मिशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया। साथ में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं LSAM-10 ये यार्ड 78 का जलावतरण किया गया है। LSAM-10 यार्ड 78 का जलावतरण किया गया है। तो 08 इंटू मिसाइल जो है 08X मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना की चौथी बार्ज नौका है। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इसके बारे में लिखिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में ये लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट पूछा जा सकता है 2 नंबर में प्रलय मिसाइल के बारे में लिखिए। तो प्रलय मिसाइल का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, DRDO ने किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, कम दूरी की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और पेलोड कितना ले जा सकती है, 500 से 1000 किलो का पेलोड ले जा सकती है। दूरी कितनी कवर कर सकती है, 350 से 500 किलोमीटर दूरी तक ये मार कर सकती है। तो प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। अमिनी क्या है, अमिनी है पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट है। अमिनी क्या है, अमिनी के बारे में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट, और ये मैसर्स GRSE द्वारा इसको बनाया गया है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है नवंबर 2023 में रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत आर्थिक परिदृश्य। भारत इकोनॉमी के रिलेटेड, जो भारत की जो इकोनॉमी है वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है वो यहाँ पर कवर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी में भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, देखो UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की है। अब रिपोर्ट क्या है वो तो आप छोड़ दीजिए, इसको आप यूज कर सकते हो, आपके जो मेंस के आंसर लिखते हो उसमें आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो UNDP रिपोर्ट का हवाला देकर। तो सबसे पहली बात, UNDP रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि भारत में सन 2000 से लेकर 2022 के बीच में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो आप ये इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो भाई सन 2000 में $442 प्रति व्यक्ति आय थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, $2389 हो गई है। $2389 यहाँ पर हो गई है। तो इसको आप यूज कर सकते हो UNDP रिपोर्ट लिखकर। दूसरा, UNDP रिपोर्ट में एक अच्छा फैक्ट यहाँ पर आया है कि भाई गरीबी दर तो 2004 में भारत में 40% थी, वो 2019 में अब 10% रह गई है। ये यहाँ पर UNDP रिपोर्ट में बताया गया है। साथ में UNDP रिपोर्ट में एक और अच्छा फैक्ट है कि मिडिल क्लास जो है, यहाँ पर मिडिल क्लास की ग्रोथ भारत की 24%, यहाँ पर भारत में 24% देखने को मिली है। तो ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एक संपूर्ण के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। संपूर्ण क्या है, तो ये नया MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं अपने यहाँ पर, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं, उनके आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो है उसको नाम दिया गया है संपूर्ण। इसका निर्माण किसने किया है, जोकोटा और CDB ने इसका निर्माण किया है। इसको बनाया है जोकोटा और CDB ने मिलाकर। ये भारत की जो MSME जो है उनकी स्थिति की, उनकी पोजीशन वर्तमान में क्या चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा संपूर्ण। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत आटा। तो भारत आटा एक भारत नाम के ब्रांड से लेके ये आटा लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए आमजन को, इसके लिए इन्होंने भारत आटा लॉन्च किया है। और भारत ब्रांड के तहत गेहूं का आटा दिया जा रहा है यहाँ पर, 27 रुपये किलो, 27 रुपये पर केजी यहाँ पर ये आटा लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये नाफेड और जो NCCF के जो सभी आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये उपलब्ध होगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो भारत ब्रांड का आटा है, 27.5 रुपये किलो यहाँ पर गेहूं का आटा आपको मिलेगा भारत ब्रांड के तहत। तो अपन ये डिस्कस किया भारतीय आर्थिक परिदृश्य। प्रादेशिक परिदृश्य की अगर अपन बात करें नवंबर 2023 के लिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है 5G टेस्टिंग लैब। सबसे पहली बात आ जाती है 5G टेस्टिंग लैब का, यहाँ पर नवंबर 2023 में आया है कि भाई दूरसंचार विभाग की ओर से 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की जा रही है। कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में, 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। और राजस्थान के यहाँ पर 5 संस्थान यहाँ पर लिए गए हैं। कौन कौन से हैं, IIT जोधपुर है, MBM जोधपुर है, बिट्स पिलानी है, MNIT जयपुर है, वनस्थली विद्यापीठ है। तो ये जो 5 संस्थान हैं वहाँ पर ये 5G टेस्टिंग लैब शुरू की जाएगी।
प्रादेशिक परिदृश्य की अगर अपन बात करें नवंबर 2023 करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। वो निकल के आती हैं भाई नवंबर 2023 में राजस्थान से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अपन बात करें 5G टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की गई है, और यहाँ पर दूरसंचार विभाग की ओर से 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में ये 5G टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की जा रही है। और राजस्थान के 5 संस्थान हैं यहाँ पर। एक तो है IIT जोधपुर यहाँ पर है, दूसरा है MBM जोधपुर, तीसरा है यहाँ पर बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ। तो ये 5 संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की जा रही है। और यहाँ पर 80% तो सेंटर का मतलब केंद्र सरकार यहाँ पर सहयोग करेगी, और 20% जो सहयोग करेगी वो संस्थान, जिस संस्थान में ये 5G टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की जाएगी वहाँ पर 20% वो संस्थान यहाँ पर सहयोग करेगा। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ क्या होगा? सबसे पहले बात तो भारत में जो 5G तकनीक है उसमें क्षमता में वृद्धि होगी, कैपेसिटी में वृद्धि होगी। दूसरी बात अपन करें, शिक्षा जगत या जो स्टार्टअप है उसको 6G जो है अपना यहाँ पर 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हमको यहाँ पर तैयार करना है। तो ये दोनों यहाँ पर माहौल यहाँ पर क्रिएट होंगे 5G टेस्टिंग लैब के बाद में। तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पहले 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में, राजस्थान के 5 संस्थानों में ये शुरू की जा रही है। 80% सेंटर और 20% उस संस्थान का योगदान रहेगा। 5G टेक्नोलॉजी में हमको सहयोग बढ़ाना, शिक्षा जगत से स्टार्टअप को 6G हेतु तैयार करना, ये यहाँ पर इसके लाभ होने वाले है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। राजस्थान में स्टेट स्कूल अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का यहाँ पर गठन किया जा रहा है। तो ये किसके तहत है? NEP 2020 के तहत यहाँ पर गठन किया जाएगा। और यहाँ पर 3000 स्कूलों का चयन किया गया है। 30,000 स्कूल्स में ये जो हैं 30,000 स्कूल्स उसको स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तहत लेके लाया जाएगा। और फिर यहाँ पर शिक्षा गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर वृद्धि होगी इन स्कूल्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। PM श्री योजना डायरेक्ट 2 नंबर में पूछी जा सकती है, 5 नंबर में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर राजस्थान के 402 सरकारी स्कूलों को चयन किया गया है, 402 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। और यहाँ पर क्या होगा, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है, साथ में जो कक्ष है, उनको जो कक्षाएं हैं, क्लासेज हैं, उनकी जो बिल्डिंग है उनको आधुनिक बनाया जाएगा, उनको क्रिएटिव बनाया जाएगा PM श्री योजना के तहत। तो राजस्थान के 402 स्कूलों को चयन करके उनको कुछ फंड दिया जाएगा, और फंड के माध्यम से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कक्ष है या और जो दूसरे जो यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं वहाँ पर उनको फंड मिलेगा स्कूल्स को, और स्कूल्स फंड का यूज़ करके अपने यहाँ पर उस संरचना को मजबूत कर सकती हैं, स्कूल को एक अच्छा अपग्रेड कर सकती हैं, आधुनिक बना सकती हैं। तो ये यहाँ पर PM श्री योजना का उद्देश्य रहेगा। गोपाल दास पूछा जा सकता है, दादू संप्रदाय के बारे में आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर ये लिख के आ सकते हो। अगर करंट अफेयर्स में दादू संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है तो आप ये लिख के आ सकते हो थोड़ा सा कि दादू संप्रदाय की जो पीठ है, उसकी जो मुख्य पीठ नरेना पीठ है, उसके गोपाल दास हैं जो पीठाधीश्वर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स आप ऐड कर दोगे तो आपके थोड़े से 0.5 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 0.5 का ही तो गेम है पूरा। तो दादू संप्रदाय के पीठ नरेना पीठ के पीठाधीश्वर हैं गोपाल दास, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो अगर दादू संप्रदाय का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिख के आइए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो खेल परिदृश्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी, खेल परिदृश्य में भी मैंने आपको जैसे करंट अफेयर्स के बारे में बताया कहाँ पे इंपॉर्टेंट है खेल करंट अफेयर्स यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई करंट अफेयर्स आपके खेल में भी पूछा जा सकता है। तो खेल में कैसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले विराट कोहली के बारे में पूछा जा सकता है, भाई विराट कोहली का योगदान क्या है खेल में या भारतीय खेल जगत में। तो हाल ही में ये इंपॉर्टेंट रहा है, हाल ही में जो 2023 क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब यहाँ पर मिला है विराट कोहली को। पंकज आडवाणी का क्या योगदान है तो उनके बारे में भी अपन बता देते हैं। नवंबर 2023 में 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती है पंकज आडवाणी ने। और IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने 8 बार जीती है पॉइंट फॉर्मेट वाली, और IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप लॉन्ग फॉर्मेट वाली जो है उसको 9 बार इन्होंने जीता है। इसके साथ साथ में स्नूकर किताब है IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, इन्होंने 15 रेड्स वाली 3 बार जीती है, 6 रेड्स वाली 2 बार जीती है। तो यहाँ पर अगर पंकज आडवाणी के योगदान के बारे में लिख के आए तो आप ये सारा कुछ डेटा लिख के आ सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा है ओलंपिक कोटा के बारे में पूछा गया है कि ओलंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में 24 ओलंपिक कोटा भारत को मिले हैं और यहाँ पर श्रीयंका सदांगी, अनीश भानवाला, मनु भाकर, अर्जुन बबूता, तिलोत्तमा सेन, सरबजोत सिंह ने ये कोटा हासिल कर लिया है। तो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं? श्रीयंका सदांगी, अनीश भानवाला, मनु भाकर, अर्जुन बबूता, तिलोत्तमा सेन, सरबजोत सिंह। तो इन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया भारत के खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई मोनिका बत्रा का भारतीय खेल जगत में क्या योगदान है? तो या मोनिका बत्रा के बारे में लिखिए। तो ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं सबसे पहली बात तो, और इन्होंने ITTF जो विश्व रैंकिंग है टेबल टेनिस से रिलेटेड विश्व रैंकिंग जो है उसमें 31वीं रैंक हासिल किया है इन्होंने मोनिका बत्रा ने, और इस शीर्ष 50 में पहली भारतीय खिलाड़ी जो उन्होंने अपना स्थान बनाया है भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है मोनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से रिलेटेड। तो 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में ये आयोजित किए गए हैं, नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। 7 खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जानी थी। 32 राज्य और यूटी के जो 32 राज्य और यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनके 1350 अधिक पैरा एथलीट जो हैं इन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन नेक्स्ट महीने की जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जनवरी में, दिसंबर वाली, उसमें पूरा कवर यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मिसलेनियस करंट अफेयर्स रही है, विविध करंट अफेयर्स रही है जो आपके कहीं न कहीं यूज आएगी। तो हीरालाल सामरिया की अगर अपन बात करें तो हीरालाल सामरिया कौन है? इनको नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है देश का। देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया, और ये दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। और राजस्थान के भरतपुर के पास में पहाड़ी जगह है शायद, वहाँ के यहाँ से ये रिलेटेड है। दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं जो सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भारत के। तो 12वें मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर बने हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपने संबंधों की बात की जाए, जैसे भारत नेपाल संबंधों की बात की जाए, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत बांग्लादेश के जब भी संबंधों से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख के आ सकते हो कि भारत नेपाल युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ, सूर्य किरण, इसने संबंधों को बढ़ाने के लिए है, आपसे संबंधों को बढ़ाने के लिए। भारत श्रीलंका का युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति, वो भी भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत पाक सीमा पर तीनों सेनाओं का जो युद्धाभ्यास है त्रिशक्ति प्रहार, वो भी हाल ही में नवंबर में आयोजित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत अमेरिका के बीच में जो संबंध बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास हो रहे हैं वज्र प्रहार, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो आपसी संबंधों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ऑस्ट्रो हिंद 23 आप लिख के आ सकते हो कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो उनकी सेनाएं हैं उनके बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है ओस्ट हिंद 2023, ओस्ट हिंद 23, ये अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए है। ऐसे भारत और बांग्लादेश को संबंध मजबूत करने का अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश की सेनाएं आपस में कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप आंसर लिख के आ सकते हो, बोंगो सागर का उदाहरण आप दे सकते हो। तो इस तरह से हमने ये सारा करंट अफेयर यहाँ पे कवर किया है।